खतरे में आ जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा शांत करने के बाद लियांग यू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैंगी और उसकी टीम रेडी हो रहे थे और खाते हुए बात कर रहे थे। जैंगी कहता है, मिसाइल अटैक आज रात में होने वाला है। हम बेस के पास 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। अगर मिसाइल सही जगह पर हिट होता है तो लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर आ पाएगी। जैंगी उन्हें रिमाइंड करवाता है कि हमें लियांग यू के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर वो बाहर आ जाती है तो ये एक सिग्नल भी होगा कि 4th लाइफ पॉड में भगदड़ शुरू हो चुकी है, और अगर लियांग यू नहीं आ पाती है तो इसका मतलब हमारे इनसाइड हेल्थ में प्रॉब्लम है और हमें अटैक प्लान को छोड़ना होगा। हमें गाइडेंस के लिए लियांग यू की जरूरत है। भले ही हमने बेस के स्ट्रक्चर को याद कर लिया है, लेकिन हम फिर भी अंदर खो सकते हैं, इसीलिए हमें लियांग यू की जरूरत है। प्लान यही है कि हमें केओस के वक्त सोल्जर्स के साथ ब्लेंड कर जाना है, फिर एक्सप्लोजिव्स लगाकर बाहर आ जाना है। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो फिर हमें प्लान को छोड़कर एस्केप करने में ध्यान देना है। याद रखना, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, हमें फालतू का रिस्क नहीं लेना है। इस पर चुनली कहता है, चिंता मत करो बड़े भाई, एस्केप करने वाले पार्ट में मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। फिर अंकल यू कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि हम आगे कुछ तभी कर पाएंगे जब लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के साथ एस्केप करने में सक्सेसफुल रहेगी। इस पर जैंगी कहता है, सही कहा, लेकिन असल में जैंगी को लियांग यू के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस लियांग यू से मतलब था। फिर जैंगी कहता है, एक आखिरी बात, अगर बेस के अंदर लड़ाई होती है तो वो अपने बड़े वेपन्स का यूज नहीं कर पाएंगे। ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी मुश्किल नहीं है, मेरे लिए खतरा वो 6 म्यूटेंट्स बन सकते हैं। अगर मेरा उनके साथ सामना होता है तो मैं उन्हें डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से डील करूंगा, लेकिन ये एक लास्ट रिसोर्ट रहेगा। अगर हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो, लेकिन एस्केप करना तो हमारा पहला ऑप्शन ही रहेगा। उस रात जैंगी और उसकी टीम वहाँ से जाने के लिए रेडी थे। जैंगी और अंकल यू अपनी औरतों को गुड बाय कर रहे थे और चुनले उनका वेट कर रहा था। तभी जो जैंगी से कहती है, जैंगी तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, अगर मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मैं तुम्हारा चोट लगने पर ध्यान रख सकती हूँ। जैंगी उसे समझाता है, हमें चोट नहीं लगेगी, चिंता मत करो, और अगर लग भी जाती है तो इसका मतलब हमारा अपोनेंट पावरफुल म्यूटेंट होगा, तो तुम्हारे वहाँ रहने से या ना रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने जो इमरजेंसी मेडिसिन किट हमारे लिए प्रिपेयर किया है वही हमारे लिए काफी है, तुम बस हमारा वापस आने का वेट करो। और इतना कहकर जैंगी और उसकी टीम स्नो एसयूवी में वेस्ट माउंटेन बेस की तरफ जाने लगते हैं। वेस्ट माउंटेन बेस के साथ जैंगी के फाइट को कोई नहीं रोक सकता था और जैंगी अपनी टीम के साथ वहीं जा रहा था। सेफ हाउस में शिनशिन भी कांटेक्ट में बनी हुई थी और तैयार थी। वो बताती है कि वेस्ट माउंटेन बेस ने रिवर साउथ डोमेन के साथ मिसाइल लॉन्च करने के बारे में कंफर्म कर लिया है और वो रात में ही होने वाला है, और मैंने प्लान के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को मॉडिफाई कर दिया है, इसीलिए तुम हमारे प्लान के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जैंगी उसे वेस्ट माउंटेन बेस के हर मूव पर ध्यान देने और अपडेट देते रहने कहता है और खुद वेस्ट माउंटेन बेस की तरफ जा रहा था। और वो धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि वहाँ बहुत हवा तेज चल रही थी। वो बेस के पास पहुँच जाते हैं। जैंगी बेस से 3 किलोमीटर दूर ही पार्क करता है और फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें सीरम था। वो अंकल यू और चुनले को 2-2 बॉटल देता है और बताता है ये स्टिमुलेंट है जो बॉडी में एड्रेनल बनाता है, जिससे कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ जाता है और चोट लगने पर दर्द भी कम होता है। उन्हें इसके बारे में बताने के बाद अंकल यू और जैंगी वो इंजेक्ट कर लेते हैं, पर चुनले थोड़ा घबराया हुआ था और पूछता है, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जैंगी उसे बताता है, चिंता मत करो, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है भी तो ये शॉर्ट टर्म का है। हमें अभी अपने लाइफ को बचाने में ध्यान देना है, हम मिशन के बाद इसका कुछ कर लेंगे। हमें वेस्ट माउंटेन बेस के लिए सरप्राइज रेडी रखना होगा। फिर वो कार में ही वेट करते हैं मिसाइल के स्ट्राइक करने का। वहीं अंदर लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के पास आ चुकी थी और उन्हें रेडी होने के लिए कहती है कि वो सारे कपड़े पहन ले जो ठंड से बचा सके। और तब स्टूडेंट्स को समझ आता है कि टीचर लियांग उन्हें बचा कर ले जाने वाली है। वूचिन सभी को संभल कर रहने कहता है और रिमाइंड करवाता है कि टीचर लियान हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं और एस्केप करने का मौका देख रहे थे। वहीं चिनशिनयन
अपने लैपटॉप को देख रहा था और इस न्यूज का वेट कर रहा था कि जैंगी के शेल्टर को उड़ा दिया गया है। चिनचिन खुद को समझा रहा था कि ये मिसाइल लॉन्च करवाने में मेरा एक फेवर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी हो मैं जैंगी को खत्म कर दूंगा, जो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। चिनचिन जैंगी को हेवनली सी सिटी के अदर रीजन के फोर्सेस से ज्यादा बड़ा खतरा मान रहा था, क्योंकि एक बार जैंगी ने उसे बहुत शर्मनाक हार दी है। वो हेवनली सी सिटी का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और ऐसे जोकर से इतनी बुरी तरह से हार जाना चिनचिन के लिए अच्छी बात नहीं थी और ऐसे टाइम में वो ऐसी जीत को अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो लिंग फेंग को बुलाता है और उसे बताता है कि जिससे वो हार गया था आज वो उसे सबक सिखाने वाला है और वो उसे एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहा था कि वो अकेले भी सब कुछ कर सकता है, उसे किसी टीम की जरूरत नहीं है। लिंग फेंग बहुत हैरान हो जाता है कि उसका लीडर जैंगी को यहीं से हरा सकता है। लिंग फेंग जानता था कि शिनयन इस पोजीशन पर आज इसीलिए है क्योंकि उसका फैमिली पावर है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी कुछ खास नहीं है। वो किसी भी अपर क्लास फाइटर के बराबर नहीं है। लिंग फेंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो जैंगी से कैसे डील करने वाला है। चिनचिन उसे बताता है, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि म्यूटेंट को अब भी हराया जा सकता है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मिलिट्री अब भी आगे है। लिंग फेंग कहता है, हाँ लीडर, मैं आपके अरेंजमेंट को फॉलो करता हूँ और करता रहूंगा। फिर चिनचिन लिंग फेंग को लैपटॉप दिखाता है और बताता है कि रिवर साउथ डोमेन का लीडर यू ज़ेन मेरे कर्ज में था, जिसका बदला वो ऐसे चुका रहा है। वो जैंगी के शेल्टर पर मिसाइल भेजने वाला है। लिंग फेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिर हम अपने भाइयों का बदला ले पाएंगे, अब जैंगी को कोई बचा नहीं सकता। इस पर चिनचिन कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारे किस्मत से पावर अवेक हो गए हैं, तो खुद पर घमंड मत करो, तुम अब भी नासमझ हो। फिर वो लिंग फेंग को साइड में ही खड़ा रहने कहता है, चलो अब तुम भी देखो कि आज इस घमंडी जैंगी को मैं कैसे राख में मिला दूंगा। उसका शेल्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ऐसे डायरेक्ट मिसाइल का अटैक वो नहीं झेल पाएगा। लिंग फेंग अंदर से बहुत एक्साइटेड था कि मेरे बहुत सारे भाई मारे गए थे और अब मैं अपना नफरत खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जैंगी जैसे खतरे को खत्म करने के लिए मिसाइल का यूज करना मुझे तो वेस्टफुल लग रहा है। चिनचिन कहता है, ये सच है कि हायर रैंक लोअर रैंक को क्रश कर देता है। एक समय था जब मेरा रैंक भी जू जैन जितना था, लेकिन अब वो वेपन को कंट्रोल करते हैं और ऐसे ही वो रिवर साउथ डोमेन का ओवरलॉर्ड बन गया। लिंग फेंग को आइडिया आता है, अगर हमें कमांडर जू जैन का सपोर्ट मिल रहा है तो हेवनली सी सिटी भी हमारा हुआ है ना। फिर चिनचिन उसे देखते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो, और फिर सोचता है कि मेरे जू जैन के साथ कनेक्शन तो है और ऐसे वर्ल्ड में अगर मैं उसके लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करता हूँ तो फिर वो मेरी और हेल्प नहीं करेगा। वहीं सेफ हाउस में शिनशिन कंप्यूटर पर बनी हुई थी, वो जरा भी रेस्ट नहीं ले रही थी। उसे डर था कि वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकती है। अब वो समय आ गया था जिसका सब वेट कर रहे थे। रिवर साउथ डोमेन में एक आदमी मिसाइल लॉन्च के लिए बटन प्रेस कर देता है और हम देखते हैं कि एक मिसाइल वहां से बेस की तरफ लॉन्च हो जाता है। चिनचिन बहुत एक्साइटेड था और अपने स्क्रीन को ही देख रहा था। तभी वेस्ट माउंटेन बेस का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कि कुछ बहुत तेजी से उनके बेस की तरफ आ रहा है। सभी घबरा जाते हैं और फिर पता लगाते हैं कि ये तो वही मिसाइल है जो रिवर साउथ डोमेन ने लॉन्च किया था, पर इसका टारगेट हम कैसे हो सकते हैं। वो ये तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, पर मिसाइल का स्पीड बहुत ज्यादा था और वहीं जैंगी अपने कार में बैठकर ये सब देख रहा था और तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट जैंगी अपने कार में बैठकर भी झेल पाता है। जैंगी तुरंत शिनशिन को बताता है कि उसका गेम वो जीत चुकी है। शिनशिन ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है और फिर प्लान के हिसाब से आगे का काम करने लगती है। वो तुरंत वेस्ट माउंटेन बेस के इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है और वहीं बेस के अंदर सब लोग डर चुके थे और बिजली भी जा चुकी थी, जिससे सभी लोग और घबरा जाते हैं। सभी अंधेरे में हो जाते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं। चिनचिन भी बहुत घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो ग्राउंड में गिर जाता है, ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसे कांटेक्ट करता है
और बताता है कि लीडर यन, हम एक मिसाइल से हिट हुए हैं। शिन यन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम पर मिसाइल से अटैक करने की बेवकूफी कौन कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यू जन ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन फिर चिनशिन यन खुद को संभालता है। वो जानता था कि उसे बेस के ऑर्डर को मेंटेन करना होगा और सबको शांत करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये बहुत जरूरी है और खुद को भी सेफ रखना होगा। शिनियन लिंगफेंग को ऑर्डर देता है कि वो स्पेशल फोर्सेस को बुलाए और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे और ये भी ध्यान रखे कि फोर्थ लाइफ पॉड के लोग ज्यादा भगदड़ ना करे। वहाँ गार्ड्स को भेजो और इंजीनियर से कहो कि इलेक्ट्रिसिटी वापस लाए और जो भी डैमेज हुआ है उसे जल्दी ठीक करे। चिनशिन यन जानता था कि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक मिसाइल से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी वो सब नॉर्मल करेगा वो एडवांटेज में रहेगा। अटैक की वजह से बाहर के गार्ड्स बहुत घबरा चुके थे। वो लोग कमांड सेंटर पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिनशिन ने सब कुछ बंद कर दिया था, इसीलिए वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जैंगी वहाँ कार से आता है और गार्ड्स को मार देता है। और भी गार्ड्स आने लगते हैं। जैंगी अपनी टीम और कैट के साथ बाहर आ जाता है और बस थोड़ी ही देर में वो लोग सभी गार्ड्स को मार देते हैं। बाहर के सोल्जर्स वैसे तो इलाइट थे, लेकिन कोई भी खुद को बचा नहीं पाया। जैंगी वहाँ के एंट्रेंस गेट को देखता है। वो वहाँ डायरेक्ट घुसना नहीं चाह रहा था। जैंगी कहता है अब लियांग यू की बारी है। वहीं फोर्थ लाइफ पॉड में सभी स्टूडेंट्स भी अटैक की वजह से डर चुके थे और लियांग यू समझ गई थी कि इसीलिए उन्हें रात तक का वेट करने के लिए कहा गया था। लेकिन ये बेस इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। लियांग यू सभी को सिग्नल देती है कि मेरा पीछा करो। लियांग यू अभी किसी को कुछ समझा नहीं सकती थी। एक एक सेकंड कीमती था। वो जानती थी कि वेस्ट माउंटेन बेस में इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद उन्हें भागने के लिए और मौका नहीं मिलेगा। लियांग यू फोन से फ्लैश ऑन करती है और सभी उसके पीछे जाते हैं। थर्ड लाइफ पॉड में भी भगदड़ होने लगी थी। सोल्जर्स गन लिए हुए उन्हें रोकते हैं और उन्हें वापस फोर्थ लाइफ पॉड में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसे अंधेरे में वो फायर नहीं कर रहे थे और तो और उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स भी नहीं मिले थे। ऐसा मौका देखकर लियांग यू बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहले से ही एस्केप रूट याद कर लिया था, तो वो बाकियों की तरह बस भाग नहीं रही थी। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ साइड से निकल जाती है। तभी वहाँ गन फायर होता है, लेकिन उससे पहले वो बाहर आ चुके थे। पर लियांग यू को उससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर बस आगे बढ़ रही थी। सभी स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर रहे थे। वो लोग थोड़ी देर भी नहीं रुकते हैं। लियांग यू जानती थी यहाँ के सोल्जर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वो लोग स्पीड बढ़ाने लगते हैं। सीढ़ी के पास पहुँचने के बाद वो वहाँ दो गार्ड्स को देखते हैं। वो सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए गन पॉइंट करने ही वाले थे, पर लियांग यू टाइम वेस्ट नहीं करती है और अपना स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ती है और उन्हें तुरंत मार देती है। वो गार्ड्स कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं। लियांग यू समझ जाती है कि यहाँ गार्ड्स का होना मतलब हायर अप्स ने ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शुरुआत कर दी है, तो अब उनके पास टाइम और भी कम है। फिर वो लोग सीढ़ी चढ़ने लगते हैं और उन्हें लाइट दिखने लगता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होने लगते हैं। तभी लियांग यू सभी को रोकती है, क्योंकि उनके सामने कोई अनजान इंसान खड़ा था। तभी वो फिगर कहता है, लियांग यू गद्दार, तुमने यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे की? लियांग यू देखती है कि उसके सामने 30 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स थे और गैरो भी, जो कहती है लीडर चिनशिन यन बहुत स्मार्ट है। वो जानते थे कि इस भगदड़ का कोई फायदा उठाकर भागने की कोशिश जरूर करेगा। गैरो सभी सोल्जर्स को फॉर्मेशन लेने का सिग्नल देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम वेस्ट माउंटेन बेस अपनी मर्जी से आना जाना कर सकती हो? क्या तुमने इसे अपना ससुराल समझ रखा है? जो भी ऐसा करते हैं उनके लिए बस एक ही सजा है, उन्हें दूसरों के लिए खाना बनना पड़ता है। लियांग यू गद्दार, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दी गई थी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और अब तुम ऐसे बेकार बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। खाने के बारे में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा समझ भी जाते हैं कि ये दूसरे लोगों को खाना बना रहे हैं और जो दही जैसा खाना वो खाते हैं वो एक इंसान हुआ करता था। तभी लियांग यू प्लीड करती है, रुको जरा, हम एक बार बात कर सकते हैं। गैरो कहती है, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है।
एक धोखेबाज को हम जरा भी नहीं सहते हैं। गैरो एक सोल्जर को फायर करने के लिए सिग्नल देती है, लेकिन तभी उस सोल्जर को हेडशॉट मिल जाता है। हम देखते हैं जैंगी अपने स्नाइपर से उसे मारता है। गैरो बहुत घबरा जाती है और तुरंत चिल्लाती है। जैंगी पर फायर करने के लिए लियांग यू अपने स्टूडेंट्स को झुककर रहने कहती है और खुद फाइट करने के लिए जाती है। वो समझ गई थी जैंगी और उसकी टीम हेल्प करने के लिए आ चुके थे। हम देखते हैं वेस्ट माउंटेन बेस के